गाइस, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गाइस, लास्ट हमने रेशियो 2 खत्म किया था और आज हम रेशियो 3 यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे रेशियो की फाइनल क्लास होगी। ठीक है, इसमें भी थोड़े से कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं रेशियो से, उनका कलेक्शन मैं आज आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा और सॉल्व ऐसे कराऊंगा कि जैसे आपको एग्जाम में उसको अप्रोच करना है। ठीक है, एक ही एक मेथड बताऊंगा। दूसरा मेथड अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ और सॉल्यूशंस, किसी और तरह के सॉल्यूशंस आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूज रेफरल कोड अनुज10 ऑन अनअकैडमी फॉर डिस्काउंट। तो गाइस, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में, है ना, किसी भी कोर्स से मतलब है जो भी कैटेगरी वहां अवेलेबल है, मींस यूपीएससी, कैट, आईआईटी जेईई, एसएससी सीजीएल या और कोई कैटेगरी, काफी कैटेगरी वहां आपको मिलेंगी। तो किसी भी कैटेगरी में आपका कोई जानने वाला, आप या आपका कोई फ्रेंड सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो वो ये कोड यूज कर सकता है, ANUJ अनुज कैपिटल में 10 अनुज10, तो उसको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड वहां रेफरल बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, रेशियल प्रोपोर्शन में आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टाइप ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ आपको बताते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने उसके बेसिक्स और क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ टाइप ऑफ प्रोपोर्शन भी जान लीजिए, क्योंकि बेसिक्स थ्योरी के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी सीख रहे हैं। क्वेश्चंस को शॉर्टकट करना तो सीख ही रहे हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी। टाइप ऑफ प्रोपोर्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये फंडा है, मतलब पॉइंट है, जिसको जल्दी से जान लेंगे। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मिश्रित अनुपात। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, काफी लोगों को पता भी होंगी चीजें। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बताया जा रहा है। A⁻B इज इक्वल्स टू 2⁻3, ठीक है, और P⁻Q इज इक्वल्स टू 1⁻2। तो इनका मिश्रित रेशियो आपको निकालना है, कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो के लिए जो वैल्यू यहां लिखोगे A⁻B या P⁻Q नहीं लिखोगे। अब तो कंपाउंड रेशियो जो नया आएगा वो अलग ही आएगा, कंपाउंड रेशियो। यहां लिखोगे कंपाउंड रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या होगा, जो भी न्यूमरेटर्स है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 into 1⁻3 into 2, तो बेसिकली 2⁻6। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो आता है गाइस डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ये क्या होता है गाइस? मान लीजिए दो रेशियो A⁻B में है, ठीक है, तो इनका जो डुप्लीकेट रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा A²⁻B²। बस सिंपल, राइट। 4⁻5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 5 का स्क्वायर 25, 16⁻25। ठीक है, इसी तरह से सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई रेशियो आपका A⁻B में है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो, SDR लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ A रेज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ B। ठीक है,
ए का स्क्वायर रूट आएगा टू बी का स्क्वायर रूट आएगा। मीन्स मान लीजिए ये ले लेते हैं 4:9, 4:9 है, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा गाइस? इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आएगा इसका स्क्वायर रूट 2 4 का और 9 का स्क्वायर रूट। बस ये आंसर है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। फिर इसी तरह से होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट त्रियक अनुपात, और यहां भी डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं? द्विपद अनुपात। ठीक है, तो जैसे डुप्लीकेट था वैसे ट्रिप्लीकेट है। डुप्लीकेट में स्क्वायर हो रहा था, ट्रिप्लीकेट में क्यूब होगा, नॉर्मल है। मान लीजिए ए रेस टू बी है, तो इसका जो ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा टीपी लिख देते हैं, कितना आएगा? ए क्यूब रेस टू बी क्यूब आएगा। ठीक है, इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2:3 है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? 2 क्यूब इज 8 और 3 क्यूब इज 27। ये फाइनल आंसर आएगा गाइस। ठीक है, फिर इसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब अब आप लोग समझ ही गए होंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ये क्या होता है? तो मान लीजिए एक रेस टू बी कोई रेशियो है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो आएगा वो आएगा क्यूब रूट ऑफ ए अनुपात क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई रेशियो है 27:64, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल 4 होता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं घनमूल का साइन है, घनमूल का चिन्ह है गाइस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से इनको आप पहचानिए। अगर आप पहचानते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो 1 सेकंड में इनका आंसर आप कर देंगे। ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका होता है डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो ये क्या है? ठीक है, अनुलोम अनुपात, तो ऐसे लिख कर देखिए, अनुलोम अनुपात। ऐसे इसका नाम बोल देते हैं अनुलोमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। डायरेक्ट रेशियो तो ये है गाइस, सुन लीजिए इसको आराम से, इसको बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए दो रेशियो हैं आपके, अगर उनमें एक राशि, एक वैल्यू, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है गाइस। ठीक है, तो इसमें कोई एक हम कांस्टेंट रख लेते हैं, टाइम को हमने कांस्टेंट कर लिया। ठीक है, देखो अगर मान लो जो स्पीड आपने ली 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपने 2 आवर्स रखा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। क्योंकि टाइम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है तो टाइम को तो 2 यहां भी रखेंगे, स्पीड हमने कर दी 20, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी गाइस। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और, ये 2 लिया और ये हमने ले लिया इसको 25, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस? 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने कांस्टेंट रखा हुआ था। तो ये आप याद रखिए, जब भी आप अनुक्रमानुपाती या विलोमानुपाती की बात करेंगे तो कोई अगर मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी एक को देखने के लिए बाकी 2 को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, उनको कांस्टेंट रखना है, तभी देख पाएंगे। ठीक है, ये फंडा याद रखिए, आगे काम आएगा। तो क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर, ये हमने इसका डबल किया है ना, 10 से 20 किया, तो ये 20 से 40 हो गया। यहाँ हमने इसको 20 से 25 किया, मतलब कितना किया है, इसको कितना बढ़ाया है? अगर रेशियो में देखो तो ये रेशियो आएगा मेरा 4:5।
तो यहाँ भी देखो ये रेशियो भी क्या आ रहा है 4:5, ये भी 4 से 5 हुआ है और ये भी 4 से 5 हुआ है। ठीक है, ऐसे ये भी 1 से 2 हुआ है अनुपात के हिसाब से। यहाँ ये भी क्या हुआ है 1 से 2 हुआ है, 1:2 हुआ है। मतलब ये इंक्रीज हुआ है तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है तो ये भी इंक्रीज हुआ है। और एक डिक्रीज का एग्जांपल देख लो, मान लो ये हम 25 से 15 कर देते हैं और ये तो 2 है ही, तो ये क्या अनुपात आ जाएगा आपका 25 से 15 मतलब आपका 5:3, 5 से 3 हुआ है। तो इस ये भी कितना आएगा 15 इंटू 2 30, ये भी 5:3, 5 से 3 ये भी होगा। तो उसी अनुपात में ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये इसी अनुपात में इंक्रीज हुआ है तो ये भी डिस्टेंस भी उसी अनुपात में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये आपका स्पीड किसी अनुपात में डिक्रीज हुआ है तो डिस्टेंस भी उसी अनुपात में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर पता चल रही होगी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कितना बड़ा चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के करने के लिए। ये मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक एग्जांपल यहां देकर बताया है और इसको समझने के बाद यहां तो हमने आपको सिर्फ डायरेक्ट रेशियो समझाने के लिए बताया है। जब हम इस टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे तो इसको जब हम समझाएंगे और वहां जो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके टाइम एंड वर्क में पूरा वर्क करता है। ठीक है, चलिए ये डायरेक्ट रेशियो हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं विलोमानुपात, विलोमानुपात, विलोमानुपाती ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। वहां पर अगर एक चीज इंक्रीज हो रही थी, पिछला जो आपका अनुलोमानुपात बताया था, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा था, एक डिक्रीज हो रहा था, दूसरा भी डिक्रीज हो रहा था। यहाँ क्या होगा, अगर एक राशि आपकी डिक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो दूसरी राशि क्या होगी इंक्रीज होगी, दूसरी राशि बढ़ेगी। अगर एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां डिस्टेंस को हम रखेंगे कांस्टेंट नियत। ठीक है, डिस्टेंस को हम रखेंगे नियत, नियत का मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 500 किलोमीटर ले लिया आपने और टाइम यहां आपने ले लिया 2 आवर्स, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 125। फिर आपने इसको कांस्टेंट रखा हुआ 500 अपॉन 4 कर दिया तो स्पीड हो जाएगी 125। ठीक है, या 500 अपॉन 5 कर दिया तो स्पीड हो जाएगी 100। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां आपने स्पीड टाइम को क्या किया इंक्रीज किया है, तो स्पीड क्या होगी, सॉरी ये 250 गाइस, गलती से लिख दिया 250। तो स्पीड क्या हुई है डिक्रीज हुई है, टाइम इंक्रीज किया तो स्पीड डिक्रीज। यहां आपने टाइम इंक्रीज किया, ठीक है, तो स्पीड डिक्रीज। या रिवर्स में सोचिए कि आपने टाइम डिक्रीज किया तो स्पीड इंक्रीज। ठीक है, देखिए रेशियो देखते हैं, यहाँ रेशियो कितना था 2 और 4 का रेशियो हुआ 1:2, 1:2, और यहाँ रेशियो कितना आ रहा है 250 to 125, 2:1। यही आपका इनवर्स रेशियो है, इनडायरेक्ट रेशियो, इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए ये 4:5 है, तो ये क्या अनुपात आ रहा है 5:4 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है 1 से 2 हो रहा है तो ये 2 से 1 हो रहा है, ये 4 से 5 हो रहा है तो ये 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, या उल्टा सोचिए, ये 5 से 4 हो रहा है तो ये 4 से 5 हो रहा है, ये 2 से 1 हो रहा है तो ये 1 से 2 हो रहा है। तो मतलब अगर एक राशि आपकी बढ़ रही है तो दूसरी राशि घट रही है। इफ वन वैल्यू इज इंक्रीज देन अदर वैल्यू विल बी डिक्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ वेरिएशन और बोलते हैं, वेरिएशन यही है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है कि वेरिएशन क्या है,
अब प्रोपोर्शन ये सिंपल फंडा है। क्या होता है जब दो या दो से अधिक रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे A is to B is equals to C is to D is equals to E is to F। ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के और बराबर है ई अनुपात एफ, तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर आपका ए इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा तो डी भी इंक्रीज होगा, इसी रेशियो में, सेम रेशियो में रहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला इसको कि 1/2 बराबर होगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/4 के, उसे आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/3 6। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप वापस डिवाइड करेंगे तो 1:2 वापस आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो अल्टीमेटली तो ये 1:2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जब कुछ रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसकी एक बहुत खास क्वांटिटी है गाइस। ठीक है, जैसे ये आपको लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात बी, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन वैल्यू, ये होगा सेकंड प्रोपोर्शन वैल्यू, ये थर्ड प्रोपोर्शन वैल्यू और ये फोर्थ प्रोपोर्शन वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। मान लो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन वैल्यू दिया हुआ है 2, सेकंड दिया हुआ है 3 और फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ लिख देता हूं, फोर्थ प्रोपोर्शन वैल्यू ये फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट फोर्थ में पता नहीं चल रहा है तो फोर्थ के लिए FR लिख लो, यहाँ पर FR, ये सेकंड है। ठीक है, और ये दिया हुआ है सपोज से आपको 6 और आपसे कौन सा पूछवा रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो 2/3 प्लस 2, फोर्थ प्रोपोर्शन वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड पूछवा रहा है तो 3/4। ठीक है, D से 6 2 टाइम्स डिवाइड, D इज इक्वल टू 4। ठीक, एक तो ये। दूसरा कि भाई ये 2:3 का रेशियो है, तो फोर्थ और थर्ड में भी तो 2:3 का रेशियो होना चाहिए। तो सेकंड से इस पर जाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। सेकंड से फोर्थ ही देख पाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, तो थर्ड प्रोपोर्शन 4 आ जाएगा, है ना। मैंने आपको बोल दिया 4 से 1/2 इक्वल्स टू मार्क है इज इक्वल टू 6, ये निकालना है। तो हमें पता चला कि यहां जाने के लिए हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको यहां पहुंचने के लिए भी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 बन जा, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया आपका, 3 आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है, और देख लो 1/2 इक्वल्स टू 4/4। तो फर्स्ट से थर्ड जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई कितने से किया है, 4 से। सेकंड से फोर्थ जाने के लिए मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई बताया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको स्टार्टिंग में समझाया, वही यूज हो रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 आ रहा है फर्स्ट से थर्ड जाने के लिए, सेकंड से फोर्थ जाने के लिए भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 4 ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक और प्रॉपर्टी होती है प्रोपोर्शन की, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। ये क्या होता है,
ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन और एंड सो ऑन, आगे भी हो सकता है। तो अगर ये किसी रेशियो के इक्वल आ रहा है, मान लो ये के इक्वल आ रहा है, मान लिया कि ये सारे के रेशियो आपस में रेशियो इक्वल है, तो अल्टीमेटली के इक्वल आएगा, एक रेशियो आएगा, है ना, निश्चित। अभी यहाँ देख रहे थे हम कि 2/4 भी 1/2 के बराबर है, 3/6 भी 1/2 के बराबर है, तो वो 1/2 हमने के ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इनको ऐसे लिखेंगे a प्लस सी प्लस ई एंड सो ऑन, आगे कुछ होगा तो अपॉन b प्लस d प्लस f एंड सो ऑन, ये भी के इक्वल आएगा। या आप लिखेंगे a माइनस सी प्लस ई अपॉन b माइनस डी प्लस f, ये भी के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ ये ध्यान देना है, जिस पोजीशन पर ऊपर जो साइन है नीचे भी उसी पोजीशन पर वही साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ माइनस हो गया और दूसरा माइनस यहाँ आ गया। तो अगर आपका फर्स्ट और सेकंड के बीच में माइनस आया है, मतलब ए और सी के बीच में माइनस आया है, बी और डी के बीच में ही माइनस आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखा आप कैसे भी दो, आप ऐसे भी लिख दो चाहो तो ए प्लस ई माइनस सी अपॉन ई माइनस डी प्लस, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि माइनस किस किस के बीच में था, ए और सी के बीच में था, ठीक है। ए का जो डिनोमिनेटर था वो बी था, सी का जो डिनोमिनेटर है वो डी है। तो अगर ए और सी न्यूमरेटर के बीच में माइनस है, तो बी और डी न्यूमरेटर के बीच में ही माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, जो भी साइन है। ये प्लस माइनस के लिए बात हो रही है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या आएगा, ए प्लस सी माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस डी प्लस एफ, यही तो लिखा हुआ है, बस हमने माइनस सी को उधर लिख दिया, फर्क पड़ता नहीं है। आप 5 माइनस 2 प्लस 4 लिखो या 5 प्लस 4 माइनस 2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, सेम आंसर आएगा, फाइनल आंसर तो सेम होगा, ठीक है। क्या आएगा, 7 आएगा और यहाँ भी 7 आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसा ना हो कि सी के साथ माइनस ऊपर आ रहा है तो एफ के साथ माइनस ना आ जाए, ये ध्यान रखना है, तब गलत हो जाएगी, तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, तब के आपका रेशियो वापस नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी ई अपॉन बी डी एफ क्या आएगा, तो ऐसे के क्यूब आएगा, है ना। ए अपॉन बी इज इक्वल टू के इंटू बी और क्या था आपका सी अपॉन बी था, सॉरी, E upon D is equal to K and E upon F is equal to K, तो A K into K is K क्यूब। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में बातों का ध्यान रखना है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया था, ठीक है। आई होप दिस क्लियर। तो ये मेन प्रॉपर्टी थी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। और एक प्रॉपर्टी और है खास, उसको भी नोट कर लीजिए, बस मैं उसी की बात करूंगा जो खास खास है, फालतू प्रॉपर्टी की बात यहाँ नहीं करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। कंपोनेंडो, मान लीजिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। कंपोनेंडो में क्या होगा कि आपका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा अगर आप कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं इस पर, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 3/6, ये 1 प्लस 2 अपॉन 2 और ये 3 प्लस 6 अपॉन 6, ये क्या आ गया, 3 अपॉन 2 आ गया, और ये क्या आ रहा है 9 अपॉन, मतलब ये भी 3 अपॉन 2 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो ये इनकी इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो तो चेंज हो जाएगा, रेशियो 1/2 से 3/2 हो गया, लेकिन इक्वलिटी रहेगी, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से डिविडेंड होता है, डिविडेंडो में क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर आप यहाँ डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो डिविडेंडो क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंडो, ये हमने क्या अप्लाई किया था, कंपोनेंडो, डिविडेंडो ए माइनस बी अपॉन बी टू सी माइनस डी अपॉन, ठीक है गाइस, क्लियर है। देखो इसको ऐसे और देख सकते हो, मान लो आपने इसको लिख दिया 1/2 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन
प्लस 3, 1/3 और ये 1/9। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, a अपॉन b प्लस a इक्वल्स टू c अपॉन b प्लस, तो भी आपका इक्वलिटी मेंटेन रहेगा, तो वैल्यूज इक्वल रहेंगी, रेशियो तो चेंज होगा, रेशियो में 3/2 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है लेकिन इक्वलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, हमें तो इक्वलिटी मेंटेन रखना है, इक्वलिटी मेंटेन रह रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन है वो ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कर सकते हो, a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू c अपॉन b माइनस c। अगर आप a माइनस बी भी करोगे और c माइनस डी भी करोगे, ये ध्यान रखना है, जिसमें से अगर आपने डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस किया है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर ही माइनस करेंगे, या आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ही माइनस करेंगे। उल्टा नहीं कर देना, एक में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया और एक में डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दिया, वो नहीं करना है। प्लस में तो चलेगा, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो रूल्स लगाकर आपकी जो इक्वलिटी है वो मेंटेन रहती है और क्वेश्चन करने हमें इजी हो जाते हैं। इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में से रिलेटेड क्वेश्चन या अलजेब्रा में से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको साथ में अगर अप्लाई कर दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोल देते हैं उसको, सीएनडी रूल बोल देते हैं। ठीक है, साथ में अगर अप्लाई करेंगे आप कंपोनेंडो सीएनडी लिख देते हैं उसको शॉर्ट में, सीएनडी, तो ए अपॉन बी तो सी अपॉन डी है, और आपने इसको साथ में अप्लाई किया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसे अप्लाई होगा। ठीक है, टू सी प्लस डी अपॉन, और ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टू सी माइनस डी अपॉन, दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपकी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी अगर आप इन रूल को अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ओके, तो ये आपको याद रहने चाहिए। प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। चलिए एक प्रूफ कर मैं कर देता हूं, कंपोनेंटों को प्रूफ करके बता देता हूं, फिर बाकी आप लोग करके देखना उसी तरह से। ठीक है, चलिए प्रूफ करके मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है और यहाँ आपको कंपोनेंटों प्रूफ करना है, तो ए अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस 1, ये तो कर सकते हो। बोथ साइड प्लस 1 करोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, आपकी जो इक्वलिटी है वो मेंटेन है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, बी एलसीएम लेना है। जब आप यहाँ बी एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ जब आप बी एलसीएम लोगे सी प्लस डी अपॉन बी आ जाएगा, बस आपका कंपोनेंट का रूल मिल जाएगा। ओके, आई होप यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक से समझिए। अब हम इनके क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो से है। क्या रेशियो के जो क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं एसएससी सीजीएल में, वही क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी आर 16:12:9 respectively, and their savings are 20%, 25%, 40% of their income. If the sum of their income is rupees 3060, find C's salary. अब देखिए, यहां मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जो आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए। तो यहाँ पर आप देखें तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं ए बी सी के एक्सपेंसेस 16, 12 और 9 के रेशियो में है। ठीक है, और जो इनके सेविंग्स हैं, सेविंग्स 20% को जल्दी से 1/5 लिखिए, 20% 1/5 होता है फ्रैक्शन, ये बात हमारी परसेंटेज में हो चुकी है। 25% 1/4 होता है और 40% 2/5 होता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये सेविंग के लिए है, तो मतलब ये जो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पर 4/5 लिखो। ठीक है, ये एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इनकम को।
यहाँ पर ये इसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सेविंग। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो है तो इसलिए हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से ये आ जाएगा 3/4, 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे तो ये टाइम लगने वाला नहीं है। अब आपके पास जो एक्सपेंस है वो 16 से प्रेजेंट हो रहा है तो इसको 16 बनाओ, तो 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 4 से नीचे भी कर दो। यहाँ 12 से हो रहा है तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, नीचे भी कर दो। ये 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 से नीचे भी कर दो। ठीक है, अब आपके पास एक्सपेंस 16 है तो इनकम कितनी है, 20 है। आपके पास बी का एक्सपेंस अगर 12 है तो इनकम कितनी है, 16 है। अगर ये एक्सपेंस 9 है तो इनकम कितनी है, 15 है। अब ये रिलेट हो गया। ठीक है, यहाँ से सेविंग भी निकल जाएगी, सेविंग निकालना चाहेंगे आप तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल जाएगा, उससे आप कुछ भी निकालते चली जाएगी। ठीक, अब आपसे सी का वेतन पूछ रहा है तो सी का वेतन तो ये है भाई, 15 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और बाकी दिया हुआ क्या है, यदि उनका आय का योग 3060 हो, मतलब टोटल आय, तो टोटल आय ये देखो ए की कितनी है, 20, 16 36 और 15 51। तो जो कुल वेतन रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो टोटल इनकम रिप्रेजेंट हो रही है, टोटल इनकम सभी की वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 51, रिप्रेजेंट वैल्यू। और इसकी जो रियल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी है, 3060। 51 रिप्रेजेंट कर रहा है 3060 को गाइस। यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करोगे 51 से 3060 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 नहीं 60 आएगा, है ना। तो 60 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब एमएफ आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्लास तो एमएफ आपको समझ आता है। और आपसे सी का वेतन पूछ रहा है तो सी का वेतन रिप्रेजेंट हो रहा है 15 से। ठीक है, इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ सी इज 15 into मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 60, 15 6 15 into 6 is 90 और 0 9। का वेतन कितना आ रहा है गाइस, 900 आ रहा है। बी ऑप्शन थी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ये आपको फंडा समझ आ गया। अब एग्जाम में क्या करोगे, तो एग्जाम में तो ओरल करोगे काफी चीज, क्या करोगे, आपको यहाँ पता है 16 12 9 लिखा हुआ है, नीचे हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, और ये भी आपको पता है 1/5, तो क्योंकि ये सेविंग दी हुई है तो 4/5, जल्दी से 16 बना लो, है ना। तो 16/20, 1/4, 3/4 हो जाएगा सेविंग के साथ। 12 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 12/16। ठीक है, फिर 2/5, 3/5 बचेगा, 2 क्योंकि सेविंग है, 5 में से 2 माइनस करोगे 3/5, 9 बनाना है तो 3 3 9 15। टोटल इनकम दी हुई है तो 20 16 36 और 15 51। 51 रिप्रेजेंट कर रहा है 3060 को, तो जल्दी से 51 से डिवाइड करके पता कर चल जाएगा 60 आ रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सी की इनकम पूछ रहा है, सी की इनकम कितनी आ रही थी, 9/15, तो 15 इंटू 60 900 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कब आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजों को ठीक से समझ लें। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 3:7:4। ये इनकम दी हुई है एक्स वाई जेड की, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3:5 respectively. If X saves ₹300 out of ₹2400, यानी कि X की जो इनकम थी 2400 रुपए थी, जिसमें से उसने 300 रुपए बचाया, तो फाइंड द सेविंग ऑफ जेड। जेड की सेविंग आपको निकालनी है। चलिए समझिए साथ में, पहले इनकम की बात करें, X, Y और Z की किस रेशियो में दी हुई है, 3:7:4 में दी हुई है। ठीक है, और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तीनों का, तो वो दिया हुआ है 4:3:5 में दिया हुआ। ठीक, यहां तक ठीक है। अब आगे वो होता है कि इफ एक्स सेव्स ₹300 आउट ऑफ ₹2400, तो 2400 जो उसकी इनकम थी उसमें से उसने कितना बचाया, 300 रुपए बचाया। बिल्कुल, यहां से आइए, ये जो 3 है किसको प्रेजेंट कर रहा है, 2400 को प्रेजेंट कर रहा है, इनकम है इसकी। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आने वाला है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से आएगा 3/24 800। ठीक है, 800 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा।
800 मल्टीप्लाई फैक्टर आने का मतलब ये है कि 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की इनकम आ जाएगी 5600 और z की इनकम आ जाएगी 3200। लेकिन जो पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। अब z की बचत पूछ रहा है, ठीक है। तो बचत के लिए जो आपका 300 रुपए इसने खर्च किया था, सेव किया था, तो 300 अगर यहां से माइनस कर दोगे ये कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका 2100। तो जो x की एक्सपेंडिचर है वो 2100 है और x का एक्सपेंडिचर यहाँ कितने से प्रेजेंट हो रहा है, 4 से प्रेजेंट हो रहा है। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ कितना आएगा, 4 से 4 5 जा, 4 2 जा और 4 5 जा, 4 5 जा 20 10, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, तो 525 मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके लिए आ गया गाइस, एक्सपेंडिचर के लिए आएगा। क्लियर। तो जेट की बचत याद करनी है आपको। तो यहाँ से इनकम तो आपको पता चल गई कितनी आ गई थी, 4 into 8 3200 इसकी इनकम थी। बचत कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2500 और 25 5 से 125 क्या आ जाएगा 2625। ये इसकी एक्सपेंडिचर आ गया। सेविंग कितनी आ जाएगी, सेविंग इसकी आएगी माइनस कर दो यहाँ से 5 और ये आपका 7 5 5 7 5 इसकी सेविंग आ गई। क्लियर है, बात समझ आई। कुछ आपको वैल्यू एक्स वाई जेड में नहीं निकालनी पड़ी अगर आपने ध्यान से काम किया। देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। 2400 इसकी इनकम दी हुई तो 3 से रिप्रेजेंट हो रही है एक्स की इनकम, यानी कि 3 से 24 को कंपेयर कराएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको एमएफ बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 800। तो इस वजह से जेड की इनकम आ जाएगी आपकी 4 into 800 इज 3200। ये ठीक है। फिर यहाँ 300 इसकी सेविंग दी हुई थी, 2400 में से 300 माइनस करेंगे तो 2100 रुपए सेविंग आ जाएगी एक्स की, और एक्स की सॉरी एक्सपेंडिचर आ जाएगा एक्स का, और एक्स का जो एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट हो रहा है 4 से हो रहा है। तो 4 से 2100 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, यानी कि 2100 को 4 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगी। एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंटेड वैल्यू क्या आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। ये बात हमारी हो चुकी है पहले, है ना, फर्स्ट क्लास में ही हमने बात करी थी रेशियो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब आपको जेड का रिप्रेजेंटेड वैल्यू पता है एक्सपेंडिचर का 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2625 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बस इनका डिफरेंस 575 आ रहा है, 575 क्या आ जाएगा, सेविंग मिल जाएगी जेड के लिए। यही आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ये ऐसे मत कर लेना कि इसमें से इस रेशियो को माइनस करके इसका सेविंग निकाल देंगे, इसमें से इसको, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग होगा और यहाँ के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग होगा। मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हो 3x 7x 4y, इसको आपको 4x नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4y 3y और 5y लेना पड़ेगा। देख लो अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहे हैं, ऊपर वाले के लिए 800 आ रहा है और नीचे वाले के लिए 525 आ रहा है। तो डायरेक्ट रेशियोज को माइनस करके आप सेविंग नहीं निकाल सकते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर ये आपको कुछ कैलकुलेशन करने के लिए दो वैल्यूज दी है, सेविंग दी हुई है और इनकम दी हुई है। तो इनकम से सेविंग माइनस करके एक्सपेंडिचर आ जाएगा, उससे आप नीचे वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाले का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question है guys, Dinu, Vinu, Renu along completed a piece of work in 30 days, 50 days and 70 days. The ratio of the salary of each day is rupees 4:3:2 respectively. If the total income of Dinu is rupees 1440, find total income of Vinu. Dinu, Vinu, Renu ने 30 रुपए 50 रुपए 30 दिन 50 दिन और 70 दिन में एक काम साथ मिलकर पूरा किया। प्रत्येक दिन के वेतन का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है। यदि दिनों की कुल आय 1440 रुपए है तो दिनों की कुल आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गलती यहां ये हो जाती है कि जो ये वेतन दिया हुआ है 432, इसी को हम कंपेयर करा देते हैं कभी कभी 1440 से। तो गाइस ये ईच डे का है, प्रत्येक दिन का वेतन है, और ये टोटल वेतन उसको मिला है, मतलब जितने दिन उसने काम करके कुल वेतन कमाया है वो वेतन इसको मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। देखिए जो नंबर ऑफ डेज है ना, नंबर ऑफ डेज, मैं एक एक बात लिख रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो। इसमें दिया हुआ है 30, 40 और 50 और 70, ठीक है। और किस किस के लिए, चलिए ऊपर नाम लिख देते हैं, दीनू, वीनू
और प्रीनू। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा इनके बीच का, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:5:7। ये नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ गया। उनका जो पर डे इनकम है, पर डे जो सैलरी है ना, पर डे इनकम, ये देखिए आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, लिखना नहीं है आपको, तो डायरेक्ट करनी है चीजें। वो रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3:2। ऊपर तो लिखा हुआ है ही ये सब, ठीक है। अब क्योंकि पर डे इनकम ये है, नंबर ऑफ डेज काम ये किया है, तो जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का पैसा बनेगा। एक दिन का अगर इसका मान लो 4 रुपए है और इसने 3 दिन काम किया है, तो इसकी जो इनकम बनेगी, टोटल इनकम, तो उसको मैं केवल इनकम लिख दे रहा हूं। इनकम आएगी इसकी 12, इसकी 5×3=15 और इसकी 7×2=14। इसकी इनकम का रेशियो बनेगा, इनकी इनकम का रेशियो बनेगा, ठीक है, दीनू, बीनू एंड रेनू की। ओके, तो यहां पर दीनू की इनकम दी हुई है 1440 और यहां जो इनकम आ रही है दीनू की, वो कितनी आ रही है गाइस 12 आ रही है। तो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 1440 को। तो यहां से हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना मिलने वाला है गाइस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हम बात करें तो 12 से अगर 1440 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120 हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा गाइस। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आती है हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो बीनू की कुल आय ज्ञात कीजिए। तो बीनू तो ये उसकी कुल आय 15 से रिप्रेजेंट हो रही है ना। तो टोटल इनकम ऑफ बीनू इज कितना है भाई 15 × 120। तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 18 आएगा 1800 1800 बीनू का टोटल इनकम आएगा गाइस। ये ऑप्शन आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस। राजा कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, जो इसने डिस्टेंसेस कवर की हैं इस रेशियो में कवर की हैं। इसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा और कार के द्वारा। द रेशियो ऑफ द फेयर इज 1:2:4 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का रेशियो दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। जैसे वहां पर डे इनकम दी हुई थी, यहाँ पर किलोमीटर उनका किराया दिया हुआ है। ट्रेन का पर किलोमीटर किराया मान लीजिए 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, बस का पर किलोमीटर किराया जो रेंट है, किराया है या फेयर है, वो 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है और कार का 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये इनकी डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट हो रही है जो उसने कवर की है ट्रेन, बस और कार के द्वारा। द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फेयर इज ₹720। तो जो टोटल खर्चा उनका है 720 रुपए आया है। तो जो टोटल खर्चा है सारे जो भी ट्रैवलिंग मोड थे उनको मिलाकर वो 720 रुपए है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन बस, तो बस पर उसको टोटल कितना एक्सपेंडिचर आया है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, चीजें बदली हुई है, लैंग्वेज बदली हुई है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी लास्ट में हमने देखा था। तो जो डिस्टेंस उसने कवर की है डिफरेंट मोड से, पहला मोड है ट्रेन, फिर दूसरा मोड है बस, फिर थर्ड मोड है इसका कार का डिस्टेंस कवर्ड रेशियो आ रहा है 4:3:2। वहां उन्होंने नंबर्स में दिया होता तो उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया था, यहाँ रेशियो में सीधे दे दिया है। और जो इसका पर किलोमीटर फेयर है, तो फेयर पर किलोमीटर वो कितना रेशियो दिया हुआ है उसका 1:2:4। ठीक है, यही है। फिर टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा पर किलोमीटर फेयर ये है और टोटल डिस्टेंस ये कवर की है, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा, टोटल जो उसका फेयर आएगा हर एक पर, वो कितना आएगा, ये आएगा 4 1 जा 4 3 2 जा 6 2 4 जा 8। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रेशियो लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2:3:4। ये टोटल फेयर का रेशियो आ गया। अब टोटल फेयर कितना हो गया, ये तो ट्रेन को रिप्रेजेंट, ट्रेन के टोटल फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बस के टोटल फेयर को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कार के टोटल फेयर को। तो टोटल फेयर जो रिप्रेजेंट होगा, टोटल फेयर कुल मिलाकर जो पूरी जर्नी का फेयर आया वो किससे रिप्रेजेंट होगा, इनको प्लस करके। तो 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो 9 टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल फेयर यहाँ जो दिया हुआ है वो 720 दिया हुआ है, तो ये तो रिप्रेजेंटेड वैल्यू है ना। और एक्चुअल वैल्यू कितना है इसका, एक्चुअल वैल्यू है 720, ये एक्चुअल वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंटेड वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा हमारा गाइस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9 से 720 को डिवाइड करोगे 80।
80 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब आपसे पूछ रहा है देन टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन बस, तो बस पर पूछ रहा है कितना एक्सपेंस हुआ है टोटल, तो 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है बस, है ना। तो टोटल फेयर ऑन बस, टोटल फेयर ऑन बस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60, सॉरी 80, 8 3 जा 24, 240 रुपीज टोटल फेयर उसका बस पर स्पेंड हुआ है। आई होप दिस क्लियर। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, सुंदर सुंदर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं विद कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो ये वेरिएशन का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट में तो हमने ये बात पढ़ी ली, ठीक है। तो क्या बोला है इसने, जो डायमंड का प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस रेशियो में इंक्रीज होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर वेट 2 है तो प्राइस हो जाएगा 4, अगर वेट 5 है तो प्राइस हो जाएगा 25, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अ पर्सन ब्रोक डाउन द डायमंड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब पर्सन ने क्या करा, जो उसका डायमंड था उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो उसका जो वेट का रेशियो आ गया 3:2:1 आ गया, ठीक है। तो वेट रेशियो, हम तो वेट की बात कर रहे हैं केवल, तोड़ा क्या करा उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या है, डायमंड का 3:2:1 है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में वेट हो गया, और टोटल वेट जो रिप्रेजेंट होगा वो टोटल वेट किससे होगा, टोटल वेट डायमंड का आएगा, इनके टोटल से आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 32516, 6 से रिप्रेजेंट होगा, ये ठीक है। फिर एंड फेसेस अ लॉस ऑफ ₹4730, उससे उसको 4730 का लॉस हुआ, तो फाइंड द इनिशियल 47300 है यहाँ पर, तो यहाँ भी यही कर लीजिए गाइस, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका सेम होना चाहिए। ये आपका है ₹47300, ठीक है, इतने का इसको लॉस हुआ। तो फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड, डायमंड का इनिशियल प्राइस कितना है, ठीक है। अब देखिए अगर ये वेट आ रहा है तो प्राइस इसका स्क्वायर है, यहां लिखा हुआ है क्लियर। तो प्राइस का जो रेशियो आएगा, प्राइस का रेशियो आएगा 9:4 और 1:1, और अगर टोटल की बात करेंगे तो 36। सीधे डायरेक्ट करेंगे, कुछ फालतू चीज नहीं कि ये मान लो वो मान लो, जरूरत ही नहीं है, है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो पहले जो इसका प्राइस टोटल वेट आ रहा था वो 6 आ रहा था, ठीक है, और ये इसके वेट ये आ रहे थे, और अभी जो प्राइस आ रहा है 941, तो टोटल जो प्राइस आएगा इसका रेशियो आएगा 36 आएगा। लेकिन यहां से अगर मैं टोटल प्राइस की बात करूं तो टोटल प्राइस यहां से कितना बनता है, 9 + 4 13 + 1 14, ये टोटल प्राइस बनता है इसका पीसेस का। लेकिन जो कंप्लीट पीस का प्राइस आ रहा है वो 36 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 36 की जगह इसने 14 ही अर्न किया है, तो लॉस हुआ है। तो जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ रही है लॉस की, वो कितनी आएगी गाइस, लॉस की रिप्रेजेंटेड वैल्यू 36 माइनस 14, 22, तो 22 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक्चुअल वैल्यू दी हुई है आपको 47300, ठीक है। इट मींस यहां हम बात करेंगे, ये रिप्रेजेंटेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू कितना है गाइस, एक्चुअल वैल्यू है आपका 47300, ये इसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 22 से डिवाइड कर दो इसको, तो 22 2 जा 44, 3 3 यानी कि 1, फिर 11 0 5, 2150 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा एमएफ, ठीक है। और पूछा गया है आपसे हीरे की प्रारंभिक कीमत कितनी थी, मतलब स्टार्टिंग में जो हीरा था उसकी कीमत कितनी थी, स्टार्टिंग का मतलब जब 1 पीस में था, तो 1 पीस में तो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, 36 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ, इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड, ये हम लिख देंगे। तो इनिशियल प्राइस
ऑफ डायमंड। देखिए लिखकर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि चीजें आपको नोट भी करनी है, लेकिन ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो सीधे करोगे चीजों को, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा आपका 2150 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2150 और इंटू इसकी रिप्रेजेंटेड वैल्यू कितनी है 36 है गाइस। मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 0 36 5 180 18 36 इंटू 136 प्लस 18 54 5 36 2 जा 72 72 एंड 5 इज 77। तो 77400 आपका इनिशियल कॉस्ट आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। तो देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है जो हमने आपको क्लासेस में सिखाए हैं, ठीक है। तो जिसने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा है, तो कॉन्सेप्ट की क्लासेस को जरूर देखिए, रेशियो 1 और रेशियो 2 के वीडियोस को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बैग कंटेन्स ₹4100 in the form of ₹5, 2 and 1. The number of coins in the ratio 4:6:9. Find the number of ₹1 coins. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको एक क्वेश्चन अभी कराया था कि पर डे इनकम दी हुई थी, है ना। तो ऐसे ही एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, पर कॉइन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो पर कॉइन वैल्यू, वैसे मैं फेस वैल्यू भी बोलता हूं इसको, लेकिन अभी के लिए चलिए पर कॉइन वैल्यू। बात समझने से ज्यादा मतलब है, ये लिखने से ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये ₹5, ₹2 और ₹1 रेशियो हमने सीधे लिख दिया, ठीक है। 5 to 1 ही आएगा। ये ₹5 का कॉइन है, ये ₹2 का कॉइन है और ये ₹1 का कॉइन है। ये इनकी वैल्यू आ गई, एक कॉइन की वैल्यू। और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे वहां नंबर ऑफ डेज थे वर्क करने के लिए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है आपको 4:6:9, ठीक है। अब एक नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं और एक कॉइन की वैल्यू उतनी है, तो टोटल इनकम कैसे बनेगी, जब नंबर ऑफ कॉइन्स को एक कॉइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, तो वैल्यू लिख रहा हूं मैं इसको, तो टोटल वैल्यू बनेगी कॉइन्स की मिलाकर वो आएगी 4 5 20 रेस टू 6 2 12 रेस टू 9 1 9। अब ये डिवाइड किसी से नहीं हो रहा है, मतलब इतना ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू, कुल वैल्यू जो बन गई, टोटल वैल्यू सारे कॉइन्स की मिलाकर वो कितनी बन गई, टोटल मिलाकर 41, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, ठीक है। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4100 आपको दी हुई है, एक्चुअल वैल्यू। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 4100 गाइस, सॉरी ये ओके, तो ये 100 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बस अब आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है, ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ₹1 के सिक्के की संख्या निकालना तो बिल्कुल आसान हो गया, 100 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी, और ₹1 का क्योंकि कॉइन है तो 1 से डिवाइड करोगे तो 900 ही आएगा। जैसे चलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ₹5 के कॉइन की संख्या बताइए, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5, यहां से क्लियर होगी बात, ₹1 में डाउट में रह जाए आप। तो यहां पर टोटल वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 20 into 100, ये तो टोटल वैल्यू बन गई, इतने रुपए बनना है मिलकर। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, तो एक कॉइन की जो वैल्यू थी 5 थी, तो एक कॉइन की वैल्यू से जब आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे आपको, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, 400 आपके नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे गाइस, 25 तो ₹5 के। लेकिन इसने आपसे पूछा है ₹1 कॉइन की वैल्यू, तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, ये भी क्या आएगा आपका 9 into 100 और डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है उस बात से, इसलिए सीधे लिख सकते थे 900। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस, ठीक है। तो धोखा देने के लिए देखिए 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, फिर 900 देखकर आदमी कहेगा यार 900 कैसे हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर चीजें जिसको नहीं आती उसकी बात कर रहे हैं, जो तुक्के लगाएगा उसके लिए हो रहा है गलती, इसलिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप एक्स वैक्स मान के एक्स का वैल्यू निकालकर तो करते ही हो, तो अल्टीमेटली वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही आप निकाल रहे होते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को समझते जाइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन 84 kg alloy इज 4:3। तो एक एलॉय है जिसमें कॉपर और टिन है, 84 kg एलॉय है वो, जिसमें कॉपर और टिन का रेशियो 4:3 है। Some amount of copper is extracted
मतलब इसमें से कुछ अमाउंट निकाल दिया कॉपर का, ठीक है, फ्रॉम द एलॉय, एंड द रेशियो बिकम्स 10:9, और आपका रेशियो अब नया 10:9 बन गया। तो हाउ मच कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड। तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे कि एग्जाम में आपको करना है। शॉर्टकट मेथड हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक से चीजों को सुनना है। तो गाइज यहाँ पर आपको जो कॉपर और टिन का रेशियो दिया हुआ है एलॉय के अंदर, वो दिया हुआ है पहले 4:3, ये एलॉय 1 है। अब आपने इसमें से कॉपर एक्सट्रैक्ट कर दिया, कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के बाद एलॉय 2 बन जाएगा वो, ठीक है। तो जो नया रेशियो आ रहा है 10:9 आ रहा है, ठीक है। और ये जो टोटल एलॉय था पहले वाला वो कितना था, 84 kg, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, जब आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया है तो क्या चेंज नहीं हुआ है, टिन आपका जो पहले क्वांटिटी रहा होगा वही क्वांटिटी बाद में भी रहा होगा, क्योंकि निकाला तो हमने कॉपर है, तो टिन में तो चेंज आने वाला नहीं है। तो यहां पर जो टिन है वो 9 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ जो टिन रिप्रेजेंट हो रहा है वो 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दोनों को इक्वल बनाइए, क्योंकि दोनों में इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने केवल कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया है। तो इसको 9 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इस रेशियो वैल्यू को। तो यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हर रेशियो वैल्यू को मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब ये जो आ जाएगा, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा 9, ठीक है, 12 और 9। अब यहां से हमें बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा एक्सट्रैक्शन कितना हुआ है। हमारा 12, पहले कॉपर 12 से रिप्रेजेंट हो रहा था, अब 10 से रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि टिन इक्वल हो गया 9, तो डेफिनेटली इन दोनों के लिए भी वैल्यू ये सही है, रिप्रेजेंटेड वैल्यू। तो 12 से 10 हुआ है तो मतलब 2 एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, 2 यूनिट वैल्यू हमने यहां से निकाला है, ये ठीक है। और यहां पर जो टोटल वैल्यू बन रही है आपकी, टोटल 12 + 9 21 बनती है रिप्रेजेंटेड वैल्यू। तो ये जो 12 है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, 84 को प्रेजेंट कर रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से कितने आने वाला है, 4 आने वाला है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। और आपको बताना है कि भाई ये कितना एक्सट्रैक्ट हुआ था, तांबे की कितनी मात्रा निकाली गई थी, निकाली जाती है, तो वो कितनी है, 2 से प्रेजेंट हो रही है ना। तो तांबे के द्वारा तांबे की एक्सट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्टेड, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, वैल्यू ऑफ कॉपर, तांबे की निकाली गई मात्रा क्या आएगी आपकी, 2 × 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेड वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज एक्चुअल वैल्यू, 8 kg, 8 kg तांबा आपने ये अलग किया, ठीक है। तो ये ओरल बना सकते थे ना क्वेश्चन को, देखो कैसे बनाते, फिर से बोल रहा हूं एक बार कि भाई पहले जो था 4:3 में था, फिर जो हुआ 10:9 में हुआ है, और हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि टिन हमारा वही है, तो 9 नीचे है तो 9 ऊपर बनाएंगे, तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो यानी कि टोटल बन गया आपका कितना, 21, और टोटल दिया हुआ है आपको 84 मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 4। अब ये 12 आ रहा है, नीचे था कितना 10, 2 एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो 4 × 2 8, बस, ठीक है, इतना ही करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ये तभी होंगी चीजें जब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखा है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 1:2, इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर द रेशियो इज 2:3, व्हाट इज द रेशियो इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, पूर्वी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, तो पश्चिमी गोलार्ध में अनुपात क्या है। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ कोई एक्चुअल वैल्यू तो दी नहीं है ना, अगर मुझे थोड़ा सा भूगोल का आइडिया भी लेना पड़ेगा, थोड़ा अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मैं केवल प्योर मैथमेटिक्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टोटल अर्थ दिया हुआ है, टोटल अर्थ में वाटर, लैंड और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है ना, भूमि का और जल का रेशियो 1:2 दिया हुआ है टोटल अर्थ में। अब इसमें ईस्टर्न पार्ट में, ईस्ट पार्ट यानी कि ईस्ट गोल अर्थ गोला, हेमिस्फेयर, पूरा ये हुआ जैसे हेमिस्फेयर, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए ये वाला हेमिस्फेयर ऐसे,
ईस्ट वाले का दिया हुआ है रेशियो, कितना दिया हुआ है, ईस्ट वाले का रेशियो दिया हुआ है आपको लैंड का और वाटर का 2:3, ठीक है। और आपसे वेस्टर्न का पूछ रहा है, क्या करें, कुछ एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं इसमें से, इसको डायरेक्ट माइनस तो नहीं कर सकते हैं, अब माइनस करके कैसे बनेगी बात, तो यहाँ आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि चीजें यही छिपी हुई है लैंग्वेज में। अर्थ की बात कर रहा है, इसने हेमिस्फीयर क्लियर बोला है, तो हेमिस्फीयर का मतलब आधा पार्ट जो ये कंप्लीट है आपका जल और लैंड को मिलाकर, ये टोटल और ये दोनों, ये आधा पार्ट दोनों इक्वल होनी चाहिए, और ये कंप्लीट इसका डबल होना चाहिए, है ना। तो ये तो कंप्लीट अर्थ है, तो यहाँ पर जो टोटल आ रहा है ईस्टर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो इसका डबल होना चाहिए ना, ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए, या कोई भी नंबर मिलाकर इसको इसका डबल करना है। तो क्या करते हैं हम, इसको इजी करने के लिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ये भी 15 ये भी 15, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो गया, यानी कि कुल मिलाकर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पूरे को। तो यहाँ पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यूनिट तो ये हो जाएगा, 20 यूनिट यहाँ वाटर हो जाएगा, 10 यूनिट लैंड हो जाएगा, 20 यूनिट वाटर हो जाएगा। या 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 यूनिट यहाँ पर लैंड हो जाएगा, 3 3 9 यूनिट यहाँ पर वाटर हो जाएगा। तो अगर वेस्टर्न की बात करेगा तो वेस्टर्न में अब आपके पास जो ईस्ट में जो टोटल लैंड है वो कितनी है, 10 है, और ईस्ट में जो लैंड है वो 6 है, तो वेस्ट में कितनी बचेगी, 4। यहाँ 20 वाटर है, 9 ईस्ट में वाटर है, तो कितना बचेगा, 11, तो 4:11 आपका फाइनल आंसर होना चाहिए गाइस। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन का ऑप्शन है। तो यहाँ हेमिस्फीयर की वजह से आप इस आंसर को कर पाए, नंबर्स में नहीं दिया उसने, वो जो एक्चुअल वैल्यू दे दिया एक शेप की फॉर्म में दे दिया कि आधा हेमिस्फीयर और पूरा हेमिस्फीयर, तो आधे हेमिस्फीयर की वैल्यू मतलब ईस्टर्न की तरफ दे रखी है, तो पूरा हेमिस्फीयर डेफिनेटली उससे डबल होना चाहिए टोटल जल को और भूमि को मिलाकर, ठीक है। आई होप समझ आई होगी बात आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फंसा देते हैं एग्जाम में जाकर, है ना, छोटी सी बात है लेकिन नहीं समझ आ रही है तो क्वेश्चन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज दिया होता तो ज्यादातर नन ऑफ दीज मार्क करके आ जाते, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करके आ जाते अगर आप इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे जो पॉइंट मैंने आपको अभी यहाँ समझाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7346 was divided between X, Y and Z. If each of them had received rupees 25 less, their shares would have been in the ratio 5:4:2. Find the money received by Y. तो काफी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ गलती यही होती है कि क्वेश्चन को काफी लेंथी कर लेते हैं नॉलेज के अभाव, ठीक है। और अगर आप ठीक से लॉजिकली सोचेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या यहाँ पर 5:4:2 जो रेशियो दिया हुआ है डिफेक्टेड अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है ना, वैल्यू को माइनस करने के बाद दिया हुआ है ना, 25 निकालने के बाद जो एक्स वाई और जेड के पास अमाउंट का रेशियो आ रहा है वो 5:4:2 का आ रहा है शेयर इसका, ठीक है। तो जो यहाँ टोटल इनका बनेगा अमाउंट, रिप्रेजेंटेड अमाउंट, वो 549 to 11 बनेगा। तो 11 रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा, 11 7346 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां से आपने ये तो टोटल अमाउंट होता जब ये डिफेक्ट नहीं हुआ था, डिफेक्ट होने के बाद तो क्या बचेगा 7346 माइनस 25, तो ये आएगा आपका 1 और ये 2, ठीक है। आई थिंक ठीक कर रहा हूं मैं आपसे, सॉरी 75 माइनस होगा, 3 लोगों को आए ना, वेरी सॉरी गाइस, 75 25 प्लस 25 प्लस 25, तो ये आएगा आपका 7 1 7 7 2। तो ये जो 11 है ये किसका रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, 7271 का रिप्रेजेंटेड वैल्यू है, 7271 आपका एक्चुअल वैल्यू है और रिप्रेजेंटेड वैल्यू 11 है गाइस। तो यहां से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड करके आएगा, 11 6 66, 11 6 66, 11 1 11, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया है, ठीक है। अब आपसे y द्वारा प्राप्त धन ज्ञात कीजिए, y ने जो धन प्राप्त किया है ना, तो ये जो 4 है ये तो डिफेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें तो क्या निकालना है, प्राप्त धन निकालना है,
यानी कि वो 25 भी पहले प्लस करना पड़ेगा, पहले या बाद में, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो इसी के लिए है। तो पहले आप यहां कर दीजिए वाई शेयर, ऐसे लिख देते हैं, वाई शेयर इज इक्वल टू 661 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 4, सॉरी 4 और प्लस 25 भी ऐड करना होगा, ये गलती ना हो जाए। हम कभी कभी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देते हैं। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं दिया है तो फिर सोचोगे कुछ और तो नहीं है। ठीक है, तो 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24, 2 4 6 24 एंड 2 26 प्लस 25। तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा 2669, 2669 वाई का शेयर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, if a plus b raised to b plus c raised to c plus a is equal to 3 raised to 4 raised to 5 and a plus b plus c is equal to 24, find c। यदि a plus b अनुपात b plus c अनुपात c plus a बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और a plus b plus c बराबर 24, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैं कॉन्सेप्ट में भी आपको करा चुका हूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो कर लेना चाहिए अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास देखी है। चलिए अभी तो यहाँ सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग जरूर ट्राई करके देखिए। पहले पोज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। अब देखिए a प्लस बी, लिख रहा हूं पूरा सॉल्यूशन ठीक से, जिससे कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों के माइंड में। रेज टू b प्लस सी रेज टू c प्लस a इज 3 रेज टू 4 रेज टू 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी आपको एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है 24, यही लिखा रहेंगे, नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इनको प्लस करने के लिए जाएंगे या टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना आ रहा है, जो टोटल रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ रहा है, टोटल रेशियो जो भी आप बोलते हैं, वो 12 आ रहा है। तो 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, a प्लस बी प्लस सी को? नहीं, यही गलती हो सकती है। क्या आप जल्दी से 12 से 24 को कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई फैक्टर का निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ जो 3 रिप्रेजेंटेड वैल्यू थी वो a प्लस बी की थी, केवल a की नहीं थी। 4 रिप्रेजेंटेड वैल्यू b प्लस सी की थी, केवल b की नहीं थी। 5 रिप्रेजेंटेड वैल्यू c प्लस a की थी, केवल c की नहीं थी। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो यहां से a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, यानी कि 2a प्लस b प्लस c की रिप्रेजेंटेड वैल्यू है 12, यानी कि a प्लस b प्लस c की रिप्रेजेंटेड वैल्यू कितनी आएगी 12/2, यानी कि 6। ठीक है, तो ये जो 24 एक्चुअल वैल्यू है किसकी है, 6 की, यानी कि 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आने वाला है गाइस, 4 आने वाला है। ठीक है, बस अब काम आसान होगा, इतना ही हमें पहचानना था क्वेश्चन में। ये गलती हो सकती थी, सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सी का मान कैसे ज्ञात करें? सी का तो रिप्रेजेंटेड वैल्यू तो यहां नहीं है ना, लेकिन a प्लस बी प्लस सी की रिप्रेजेंटेड वैल्यू 6 है। तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी माइनस कर दिया जाए, क्या आ जाएगा, c का रिप्रेजेंटेड वैल्यू आ जाएगा। a प्लस बी का रिप्रेजेंटेड वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, तो c का रिप्रेजेंटेड वैल्यू कितना आएगा, 6 माइनस 3 मतलब 3। तो c का एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ c इज 3 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 4, 4 3 जा 12। क्या आंसर है गाइस, बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो लिखकर मैंने दिखाया, समझाया। ओरल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 4 5 टोटल होता है 12, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 2a प्लस बी प्लस सी को, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा 12/2 6, और a प्लस बी प्लस सी का एक्चुअल वैल्यू है 24, तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 4। अब आपको निकालना है c, 6 में से a प्लस बी मतलब 3 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3 इज 3, और 3 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4, तो 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, तो यहां देखते देखते आंसर कर देंगे। लिखना तो सिर्फ ये है कि आप लोग नोट्स बना पाए और चीजों को ठीक से बाद में समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 16। तो जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है तो ये कुछ ऐसे होगा गाइस, a/b इज इक्वल टू b/c, मतलब ये दोनों आपके क्या होंगे, मीन प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है। अगर आप थर्ड की इस तरह से भी देखें कि ये फर्स्ट है, ये मीन है और ये थर्ड होगा। फर्स्ट
मीन और ये थर्ड। ठीक है, तो आपसे थर्ड कह रहा है, तो आपके पास मतलब फर्स्ट और मीन दिया हुआ है, थर्ड आपसे पूछ रहा है। तो आपको 25 अपॉन 16 अपॉन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड आपका आ जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 25। ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड की जगह आपसे मीन पूछा होगा, है ना, तो ये थर्ड की जगह मीन करिए, तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, थर्ड तो 16 इंटू 16 अपॉन 25 ही आएगा। मीन मतलब आपको अब ये बी निकालना है। ठीक है, इसका मतलब 25 अपॉन मीन को m लिख देते हैं और इंटू m अपॉन 3, तो मीन स्क्वायर आएगा। मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 16, और इसका मतलब मीन कितना आएगा आपका 5 इंटू 4, 20। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये थर्ड और मीन लिखने में गलती हुई है। क्या थर्ड का मतलब तो यही निकालना है, और थर्ड तो यही आएगा, ये जो लिखा हुआ है, तो इसको मीन निकालना। क्या फर्स्ट और थर्ड आपको दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग जानते ही होंगे पहले से। फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 5 एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3:6:18। तो रेशियो निकलवा रहा है आपसे थर्ड प्रोपोर्शन में 4, 5 के, और फोर्थ प्रोपोर्शन में 3, 6, 18 के। चलिए थर्ड प्रोपोर्शन मतलब यही है आपके पास 4/5 इक्वल टू 5/, थर्ड थर्ड आएगा यहाँ से 25/2 पहले वाले केस के लिए। दूसरे केस के लिए आपके पास है 3:6 प्रोपोर्शनल 18:4। ठीक है, तो ये 6 से 18 हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ रहा है 3, तो ये भी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यहाँ 4 कितना आ गया 9 आ गया। समझ रहे हैं आप लोग ये? ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो 3/6 इज इक्वल टू 18/4। ओके ओके, चलिए मुझसे मिस्टेक हुआ है, 3 और 18 का ये रिलेशन बनेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ से 6 आएगा, तो 6 6 36 होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 3, 6, तो 4 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आपसे रेशियो पूछा था किस किस के बीच, फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आपसे जो पूछा है वो ये रहा। थर्ड है आपके पास 25/4 और रेश टू 36। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 रेश टू 36 इंटू 4 इज 140। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, थर्ड है तो इसका ये पहले वाला आएगा, और ये सेकंड है इसका तो इसका सेकंड वाला आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये गलती ना हो जो मुझसे हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रुपीज 8600 इज डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन इन विच मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। तो इन जो पर्सन है इसमें मैन, वीमेन और चिल्ड्रन 3 लोग हैं, 3 तरह के टाइप के पर्सन हैं, और 8600 डिवाइड किया है। द मनी रिसीव बाय अ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो 12, 15 एंड 16। यानी कि टोटल मनी दी हुई है, जितने भी मैन है उनकी मनी 12 से रिप्रेजेंट हो रही है, जितने भी विमेन है उनकी मनी 15 से रिप्रेजेंट हो रही है, जितने भी चिल्ड्रन है उनकी मनी 16 से रिप्रेजेंट हो रही है। while the money received by each is in the ratio 6:5:4। ठीक है, 6:5:4 में इनकी जो मनी है जो रिसीव करते हैं वो दिया हुआ है, हर एक बंदा, यानी कि एक मैन 6 रुपए रिसीव करता है, एक वीमेन 5 रुपीज रिसीव करती है, और एक चाइल्ड 4 रुपीज रिप्रेजेंट रिसीव करता है, सॉरी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो यानी कि ये सारे के सारे मैन का दिया हुआ है, और यहाँ एक मैन का रिप्रेजेंटेड मनी दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन पूछ रहा है, तो क्या हमें ये मनी से कोई फर्क पड़ रहा है कितना दिया हुआ है ना? अगर वो मनी पूछता कि प्रत्येक को मनी कितना कितना मिल रहा है, या एक लड़के का मनी कितना है, तब तो हमें इससे फर्क पड़ रहा था, हमें तो नंबर ऑफ मैन निकालना है। ठीक है, तो टोटल जो मनी मिल रहा है हर एक को, टोटल मैन को और वीमेन को और बॉय को, वो कितना है 12:15:16। मतलब ये लिखा हुआ है नंबर इंटू
ईच ऑफ मनी लिखा हुआ है ना, और यहाँ ईच ऑफ मनी दिया हुआ है। ईच ऑफ मनी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6:5:4। तो ईच ऑफ मनी से अगर नंबर ऑफ मनी और ईच ऑफ मनी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मैन वीमेन और ये सॉरी चिल्ड्रन थे सी, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन का रेशियो आएगा 12/6 टू 15/5 3 16/4 2:3:4 आपका ये फाइनल आंसर होगा। योर आंसर कौन सा ऑप्शन है 2 3 4। एक मिनट, ओके, अभी आपसे रेशियो नहीं पूछा है, उसने आपसे सॉरी नंबर्स पूछा है। तो नंबर आपका टोटल कितना था 45 था, तो 45 को डिवाइड करना है। तो बिल्कुल चलिए, टोटल रिप्रेजेंट कितने से हो जाएगा, टोटल रिप्रेजेंट होगा यहाँ 2 + 3 5 + 4 9 से, तो इसकी रिप्रेजेंटेड वैल्यू है 45। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 9 5 जा 45, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, तो 5 2 जा 10 10 मैन है, वीमेन 5 3 जा 15 वीमेन है, और चिल्ड्रन 5 4 जा 20 चिल्ड्रन है। तो 10 15 20 ये ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। ठीक है, मैंने बाई चांस रेशियो समझकर रेशियो निकाल के आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया था, लेकिन उसने आपसे एक्चुअल नंबर पूछा है। एक्चुअल नंबर्स में मैन वीमेन और चिल्ड्रन कितना है। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए ये आपको यहाँ दे दिया उसने, और कंफ्यूज क्या क्रिएट कर रखा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, पहले पैसा निकाल दीजिए फिर नंबर्स निकाल दीजिए, लेकिन उतना हमें क्यों करना है जब हमारा आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 14 देखिए गाइस, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये भी, हर बुक में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और काफी तरह से इसको लोग करते हैं। मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, मैं किस तरह से इसको अप्रोच करूंगा उसको जरूर समझिए। मैंने कंपनी 1/3 चलिए लिख दिया 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, half of the women are married, जिसमें से half women married हैं, and 1/3 of the married women have children. If 3/4 of the men are married and 2/3 of the married men have children, what part of the person working in the company are without children? तो कितना पार्ट ऐसा है जो विदाउट चिल्ड्रन है कंपनी के अंदर, ये आपसे पूछा है। तो जल्दी देखिए नंबर्स क्या है आपके पास नीचे 3 4 2 3 3, तो 3 जगह 3 का एलसीएम तो 3 आएगा, और 2 4 तो 3 2 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो जो कंपनी में हमारे एम्प्लॉय हैं, टोटल एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय को हमने मान लिया 12 जल्दी। ठीक है, ये इजी होगा करने के लिए। अब यहाँ वीमेन इन कंपनी 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन, तो 1/3 अगर वर्कर हैं, वीमेन वर्कर हैं, तो वीमेन वर्कर कितना हो गया 1/3, 12 का 1/3 कितना आएगा 4। तो इसका मतलब मैन कितना आएगा 8 मैन है 4 वीमेन है। ठीक है, फिर मैरिड वीमेन ही कितना है, हाफ ऑफ द वीमेन आर मैरिड, इनका हाफ वीमेन मैरिड है, तो मैरिड वीमेन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कहा 4 रहा। ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वीमेन हैव चिल्ड्रन, इनका 1/3 के पास चिल्ड्रन है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए लिख देते हैं, तो चिल्ड्रन के लिए कितना आ जाएगा इसका 1/3 यानी कि 2/3 चिल्ड्रन आ जाएगा पार्ट। ठीक है, ये क्लियर है। तो 1/3 हैव चिल्ड्रन, इफ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, इसका 3/4, तो इसको 8 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिख देता हूं मैं 8 × 3/4, तो 4 2 जा और 3 2 जा 6 मैन मैरिड है। ठीक है, मैन और 2/3 हैव चिल्ड्रन, और 6 का मतलब 2/3 6 × 2/3 3 2 जा 6 2 2 जा 4 के चिल्ड्रन है। ये क्लियर है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द कंपनी आर विदाउट चिल्ड्रन, विदाउट चिल्ड्रन कितना पार्ट है। तो इसको नंबर्स में बदलने के लिए एक ही फ्रैक्शन आ रहा है, तो जल्दी से इसको भी नंबर्स में बदलने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से इसको करोगे तो 3 से इसको भी करोगे, 3 से इसको भी करोगे, 3 से इसको भी करोगे, हर नंबर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सबको करो नहीं करो, जो मेन है उसको कर सकते हो। ठीक है,
इसमें चिल्ड्रन वाले ये 3 से 3 कैंसिल होकर 2 ये चिल्ड्रन है और 8 चिल्ड्रन ये है। 8 3 जा सॉरी 4 3 जा 12 चिल्ड्रन ये हैं और ये हमारा 1/3 था, 2 चिल्ड्रन ये आ रहा है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने आ रहे हैं गाइस? 14 आ रहे हैं। टोटल चिल्ड्रन कितने हुए? 14 और टोटल एम्प्लॉय कितने थे? 12 3 जा 36। तो 36 एम्प्लॉयज में से 14 वो एम्प्लॉय हैं जिनके चिल्ड्रन है। तो जिनके चिल्ड्रन नहीं है वो एम्प्लॉयज कितने हुए? तो विदाउट चिल्ड्रन एम्प्लॉयज कितने हुए आपके पास? 36 माइनस 14 दैट इज 22। ठीक है। तब आपसे पूछा है उसने तो कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों का कौन सा भाग बिना चिल्ड्रन के? तो कौन सा भाग? तो जो इसमें बिना चिल्ड्रन के जो पर्सन है वो 22 है। ठीक है। और टोटल जो भाग है आपका कितना था? 36। टोटल जो एम्प्लॉय थे 36 थे, उसे डिवाइड होगा तो 11/18। 11/18 आपका फाइनल आंसर आएगा गाइस। ठीक है। तो इसको इजी बनाने की मैंने यहाँ कोशिश की, कैलकुलेशन मतलब आपकी इजी हो जाए इसलिए फ्रैक्शन में ना रहे। तो हमने क्या देखा? 3 2 4 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो 12 एम्प्लॉयज आपने ले लिए थे। तो 12 में 1/3 वीमेन थी, तो यानी कि 12 को 1/3 4 वीमेन है, तो 8 मैन है। ठीक है। अब जितनी वीमेन थी उसका हाफ मैरिड वीमेन थी, तो 4 का हाफ 2 मैरिड वीमेन है। फिर जितने मैन थे उनका 3/4 मैरिड थे। ठीक है। तो 8 इंटू 3/4 यानी कि 6 मैरिड आ रहे थे। और जितनी वीमेन मैरिड थी उनके 1/3 के किड्स थे, तो 2 इंटू 1/3 2/3 के किड्स आ रहे थे। इसी तरह से जितने मैन थे 2/3 के किड्स थे। ठीक है। तो 6 इंटू 2/3 तो 2 2 जा 4 के किड्स आ रहे थे। ठीक है। फिर इस फ्रैक्शन को नंबर से बदलने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी रिलेटेड है ना। 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली आप फाइनल वैल्यूज को भी कर सकते हो जो आपको आंसर निकालना है। तो 12 इंटू 36 टोटल एम्प्लॉय हो गए और यहाँ पर 12 प्लस 2 14 वो एम्प्लॉय हो गए जिनके बच्चे हैं। तो 36 माइनस 14 22 वो एम्प्लॉय हो गए जिनके बच्चे नहीं है। ठीक है। तो बस आपको पार्ट निकालना था, कितना पार्ट विदाउट चिल्ड्रन है एम्प्लॉयज का, तो 22 अपॉन टोटल 11/18 आपका फाइनल आंसर आएगा। और तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है। फ्रैक्शन में ही अप्रोच किया जा सकता है, तो वो आप लोग ट्राई करके देखिए। ये आप लोगों के लिए बेस्ट मेथड है। बेस्ट से मतलब ये है कि यहाँ से आप कैलकुलेशन को इजी कर लेंगे और जल्दी भी कर लेंगे। समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जब ये आपको आ जाएगा तो आप इसको पास कर पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, प्रोफेसर विजय सिंघल स्पेंड्स 1/4 ये भी लिख लेते हैं ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 1/3 ऑन द फूड, 1/3 ऑन द फूड एंड 1/6 ऑन ट्रैवलिंग। 1/6 ट्रैवलिंग पर खर्च करते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 1/10 ऑफ द रिमेनिंग, जितना बच रहा है उसका 1/10 रिमेनिंग का पर खर्च कर रहे हैं क्लोथ्स पर, और ही इज लेफ्ट विथ 13500। लास्ट में जो बचता है उनके पास 13,500 रुपीज बचता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन द हाउस रेंट एंड फूड? ठीक है। तो जल्दी से 6 4 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा गाइस। ठीक है। या 60 आ जाएगा। तो मतलब प्रोफेसर की जो इनकम थी, टोटल इनकम हम ले लेते हैं 60 या 120 ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए इसको हम 60 की जगह 120 ले लेते हैं। ठीक है। 1/4 किस पर किया है? रेंट पर, हाउस रेंट पर। ठीक है। तो हाउस रेंट पर किया है उन्होंने 1/4, तो इसका 1/4 कितना आएगा? 30 आएगा गाइस। 120 अपॉन 4 30 आएगा। फिर 1/3 उन्होंने स्पेंड किया है किस पर? फूड पर। तो फूड पर जो स्पेंड इनका हुआ है 1/3, टोटल का 1/3 कितना आएगा? 40 आएगा गाइस। ठीक है। एंड 1/6 ऑन ट्रेवल, तो टोटल का 1/6 करेंगे 120 का तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ट्रैवलिंग पर जो खर्च हुआ है इनका वो कितना हुआ है? 1/6 हुआ है, यानी कि 20 रुपीज हुआ है।
फिर आफ्टर स्पेंडिंग 1/10 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग देख लो 30 40 70 20 90, तो रिमेनिंग बच रहा है 30, तो 30 का 1/10 यानी कि 3 रुपीज इस पर खर्च किया है क्लोथ्स पर, तो क्लोथ्स पर जो आ रहा है वो इनका आ रहा है 3 रुपीज। ठीक है, ये हो गया बस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड फूड, हाउस रेंट ये था और फूड ये रहा। ठीक है, अच्छा अभी जो लेफ्ट बच रहा है, फाइनल जो बच रहा है वो कितना बच रहा है ना, फाइनल रिमेनिंग, फाइनल रिमेनिंग आपका बच रहा है 30 - 3 इज 27, और फाइनल रिमेनिंग ये दिया हुआ है 1350, तो 27 रिप्रेजेंट कर रहा है 13500 को। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आने वाला है गाइस, 27 से डिवाइड करोगे 135 को 5 टाइम्स और 20, 500 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या था, डिफरेंस बिटवीन हाउस रेंट एंड फूड, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 30 माइनस सॉरी 10 आ रहा है, 40 माइनस 30 इज 10, 10 रिप्रेजेंटेड वैल्यू होगा इनका डिफरेंस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हाउस रेंट एंड फूड, दिस इज 10 into 500, 5000 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। एक बार फिर से, प्रोफेसर विजय सिंगल स्पेंड्स 1/4 1/6 1/3 1/10, तो जल्दी से कैल्शियम हमने देखा 60 आ रहा है, तो 60 का थोड़ा डबल कर लिया जिससे कैलकुलेशन थोड़ा फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, आप 1200 120 60 300 जो भी 60 के मल्टीपल में आप ले लीजिए, 120 हमने ले लिया है, 120 के बाद जल्दी से 1/4 30 हाउस रेंट पर, फिर 1/3 पर यानी कि 120 का 1/3 आएगा 40, फिर ट्रैवलिंग पर था 1/6, जिसका 1/6 आएगा 20, फिर जो ये टोटल आया है उससे जो रिमेनिंग बचेगा, तो टोटल हुआ आपके पास 70 20 90, 120 में से 90 माइनस होगा तो 30 रिमेनिंग बचा, तो उसका 1/10 इसने क्लोथ पर खर्च किया है रिमेनिंग का, तो 30 का 1/10 आएगा 3 क्लोथ पर खर्च किया है। अब जो रिमेनिंग बच रहा है तो 27 में और बचेगा, 30 में से 3 माइनस करोगे तो 27, तो 27 और ये लास्ट का रिमेनिंग है 13500, तो 27 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 13500 को, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, ये रिप्रेजेंटेड वैल्यू है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंटेड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 500 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब आपसे जो पूछ रहा है उसकी प्रेजेंटेड वैल्यू निकाल दीजिए, आपसे हाउस रेंट और फूड का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हाउस रेंट और फूड का डिफरेंस आएगा 10, तो 10 into 500 5000 आपका फाइनल आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, इजी हो जाते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस, सॉरी, 15 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, टेक्स्ट बुक से, जो भी टेक्स्ट बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाइए। यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस आपको ये 15 क्वेश्चंस कराए हैं, ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस ही यहाँ डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस कीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है, टफ लगता है, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। RIS क्लासेस से ही आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो RIS क्लासेस से आपको मेरा चैनल, आप वहां सर्चिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां अपने जो डाउट्स हैं वो पोस्ट कीजिए, डेफिनेटली मैं उनके सॉल्यूशन आपको दूंगा। उनके सॉल्यूशन में वीडियो सॉल्यूशन बनाकर भी देने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं टाइम होगा तो मैं ऑन पेपर देकर आपको वहां पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए और हमारे साथ लोगों को जोड़ते रहिए, मीन्स इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।